नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आप सबको बकायदा रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा करके समझाऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड ऑफिस भी आपको टरकाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको सैनिक पाठशाला का साथ है दोस्तों, जब तक आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने लगभग 18 साल के करीब सर्विस किया, तो इस सर्विस के दौरान के जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जो घुंडियां हैं, जो मैं आप सबको समझाता हूं, वो घुंडियां बेहद जरूरी है आपको भी समझने के लिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके की बातों को नहीं समझेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदरूनी चीजों को नहीं समझेंगे, तो आपको भी नुकसान हो सकता है। आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और जो घुंडियां मैं आज समझाऊंगा उन घुंडियों को जरूर समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी घुंडियां आपको समझने के लिए पहली बार सैनिक पाठशाला में मिलेंगी। उसके बाद और भी जगहों पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन पहली बार आपको सैनिक पाठशाला में ही मिलेंगी। चलिए, मैं आपको आज ऐसे ही कुछ बातें समझाऊंगा जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए एज ए डिफेंस एम्प्लॉय, एज ए डिफेंस पेंशनर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा आपको एमएससीपी नहीं मिलेगा। सैनिक पाठशाला का वादा, आपको मिलेगा एमएससीपी। जी हां, रिकॉर्ड ऑफिस ने मना कर दिया, एमएससीपी आपको नहीं मिलेगा, नहीं लागू है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, ऐसे केसेस में भी एमएससीपी मिलेगा। चलिए, मैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा करके समझाता हूं और क्या है माजरा आपको बताता हूं। अब दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया, एमएससीपी से जुड़ा हुआ लेटर है। अब इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को एमएससीपी देने से मना कर दिया। आप यहां पर देखिए, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने साफ साफ बोला कि आपको जो है, जब डॉक्यूमेंट जब हम एग्जामिन किया तो आपको ये पाया कि आप अनविलिंग थे, नायक का प्रमोशन के लिए अनविलिंग थे। जब आप किसी यूनिट में, फील्ड हॉस्पिटल में जब नौकरी कर रहे थे, तो आपका अनविलिंगनेस हमारे पास पहुंचा है 8 नवंबर 2006 के डेट का। देखिए, नवंबर 2006 को उनका अनविलिंगनेस रिकॉर्ड में पहुंचा है। ठीक है, देयरफॉर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएससीपी एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ एमएससीपी इन्वोक्ड। यानी कि एमएससीपी का जो पॉलिसी अभी कारगर है, उसके हिसाब से आप अनविलिंग होने की वजह से नाइकी में आपको एमएससीपी लागू नहीं है। लेकिन इस लेटर का भी तोड़ है। अब आगे मैं पेंशनर का मैसेज आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे इस लेटर को चैलेंज करते हुए पेंशनर को एमएससीपी मिल सकता है। तो आपने अभी लेटर देखा, अब मैं आपको पेंशनर का मैसेज दिखाता हूं। ये देखिए पेंशनर का मैसेज, जिसमें पेंशनर ने जो जानकारी दी है, और मैंने अभी आपको जो लेटर में दिखाया जानकारी दोस्तों, अब उसमें से आपको समझने की जरूरत है। अब पेंशनर जो अनविलिंग उन्होंने किया था, कब किया था आप देखिए, उन्होंने, वो 1990 के भर्ती थे और 2007 के रिटायरी हैं, और उन्होंने जो अनविलिंग किया दोस्तों, वो नवंबर 2006 में किया है। नवंबर 2006 में, 8 नवंबर 2006 में, और लेटर में भी 8 नवंबर 2006 का ही जिक्र था। तो अगर उन्होंने 8 नवंबर 2006 को अनविलिंग किया है, जो कि अनविलिंग का डेट उनका एमएससीपी के डेट के बाद का डेट है, यानी कि इस अनविलिंग करने के डेट से पहले ही उनका 16 साल सर्विस हो चुका था। आप देख लीजिए, 1990 के वो भर्ती हैं, अक्टूबर 1990 के, और उन्होंने जो अनविलिंग किया 8 नवंबर 2006 को किया, यानी कि अक्टूबर 2006 में उनका 16 साल सर्विस पूरा हो चुका था, जो कि उनका अनविलिंग के डेट से पहले का डेट है। तो यहां पर अब आपको घुंडी बताऊं, अगर आप अनविलिंग भी तब करते हैं जब आपका एमएससीपी का डेट क्रॉस हो चुका है, यानी कि जिस दिन एमएससीपी लगना है उस दिन तो आप अनविलिंग नहीं थे, आप उसके बाद अनविलिंग हुए हैं, तो आपको एमएससीपी लागू है। इस पॉइंट को लेकर के ग्रीवेंस डालिए, इस पॉइंट को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखिए। रिकॉर्ड ऑफिस आपको मना कर ही नहीं सकता, आपको एमएससीपी देना पड़ेगा। तो ये थी एक गुंडी, आगे और गुंडी बताऊंगा। चलिए अगली जानकारी, पेंशन बदल दिया, बैंक से मिलता था स्पेशल फैमिली पेंशन, स्पर्श ने शुरू किया ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। देखें लेटर, स्पर्श हो रहा फेल। जी हां, क्या स्पर्श फेल हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे वाकये स्पर्श के सामने आ रहे हैं जो कि हैरत अंगेज हैं। जी हां, 1994 से किसी पेंशनर को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलता था, क्योंकि उनके हस्बैंड का डेथ सर्विस के दौरान सर्विस रीजन से हुआ था, जो कि एक शहीद थे। उसके बाद उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रहा था, और जब स्पर्श में माइग्रेशन होता है तो उनका पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन शुरू कर दिया जाता है। चलिए लेटर दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये लेटर है
जो कि रिकॉर्ड ऑफिस ने भेजा है स्पर्श सेल को, पीसीडीएस स्पर्श सेल को, और ये लेटर है नॉन पेमेंट ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ श्रीमती कुसुम देवी, विडो ऑफ सिपाही लेट संजय कुमार चौबे। अब यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए 1994 में इन पेंशनर का जो जो एम्प्लॉय थे, जो सोल्जर थे, उनका डेथ हुआ था। 1 मार्च 1994 को उनका डेथ हुआ था, और वो डेथ हुआ था सर्विस के दौरान, और उनका जो डेथ था वो एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस करके डिक्लेयर किया गया था, जिस वजह से उन पेंशनर को पीपीओ निकाल करके उनका फैमिली पेंशन जो था स्पेशल फैमिली पेंशन दिया गया था। यहां लिखा हुआ है बकायदा। आगे देखिए, आगे जब उनका माइग्रेशन होता है तो स्पेशल फैमिली पेंशन से बदल करके जब माइग्रेशन होता है उनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में शुरू कर दिया जाता है। स्पर्श में माइग्रेशन के समय देखिए 1994 से उनको पेंशन मिल रहा था, क्या मिल रहा था? स्पेशल फैमिली पेंशन। स्पर्श में जब माइग्रेशन हुआ तो उनका स्पेशल फैमिली पेंशन को बदल करके ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वो भी नॉर्मल रेट का शुरू कर दिया गया। अब रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर पीसीडीए को भेजा है दोस्तों 10 जनवरी 2024 को, देखिए, और अभी तक भी लेटेस्ट जानकारी ये है, पेंशनर से मुझे ये जानकारी मिली है कि उनका अभी भी स्पेशल फैमिली पेंशन शुरू नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श ने सरकार के करोड़ों रुपए पैसे बचाए हैं, तो अब उसकी भरपाई पेंशनर्स को करे सरकार। जी हां दोस्तों, स्पर्श लागू होने से पहले डीपीडीओज थे, डीपीडीओज के साथ साथ सीपीपीसी थे, ट्रेजरी थे, उनको मेंटेन करने के लिए सरकार को मोटा रकम खर्चा करना पड़ता था। आज भी डीपीडीओज हैं, उनका स्टाफ को अब सरकार और कहीं इस्तेमाल कर सकती है, और कहीं एम्प्लॉय कर सकती है। सीपीपीसीज में जो सरकार का खर्चा होता था वो खर्चा अब बचने लगा है। तो क्या जो खर्चा बचा है उस खर्चे को स्पर्श के ऊपर नहीं लगाना चाहिए सरकार को? उसका कुछ हिस्सा तो लगाए, क्योंकि स्पर्श जिस तरीके से काम कर रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि स्पर्श का डाटा करेक्शन और स्पर्श सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी स्पर्श को इंप्लीमेंट हुए 3 साल हो चुका है। ऐसे में स्पर्श की तरफ से इतनी सारी खामियां आपने देखा, अभी किसी का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन शुरू कर दिया, किसी का कुछ, आए दिन कुछ ना कुछ स्पर्श के इश्यूज सामने आ रहे हैं। तो क्यों नहीं स्पर्श का डाटा करेक्शन, पेंशनर्स का डाटा करेक्शन और स्पर्श का जो टेक्निकल गुंडियां हैं, जो स्पर्श सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करने के लिए क्यों नहीं अच्छा बजट दे करके स्पर्श को सुधारा जा रहा है? ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है, और हमारी मांग है, पूर्व सैनिकों की मांग है कि सरकार ने जो पैसे बचाए हैं सीपीपीसीज को बंद करवा के, बंद नहीं हुए, स्टाफ कम हो गया, उनका मेंटेनेंस बहुत कम हो गया अभी सीपीपीसी का, तो कहीं ना कहीं जो खर्चा वहां करना पड़ता था सरकार को वो कम हुआ है। और साथ ही साथ डीपीडीओज में, ट्रेजरी में, जहां से भी पेंशन डिसबर्स होता था वहां पर अभी मैन पावर वगैरह कम हो गए, तो उसका जो बचत हुआ है सरकार को, कहीं ना कहीं उसको सरकार ने स्पर्श में इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज देखी गई है, बहुत बड़ी कमी स्पर्श की, जो कस्टमर केयर एजेंट वहां बैठा के रखे हुए हैं वो बिल्कुल भी नाकाबिल है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों कस्टमर केयर एजेंट जो जवाब दे रहे हैं पेंशनर्स को, वो एक को कुछ और दे रहे हैं, दूसरे को कुछ और दे रहे हैं, उनके आपस में ही तालमेल नहीं है। एक कस्टमर केयर एजेंट कुछ और जवाब देता है, दूसरा कुछ और देता है। हमारे पेंशनर बोल रहे हैं कि मेरा 3 महीने का एरियर है, कस्टमर केयर एजेंट बोल रहे हैं नहीं आपका 4 महीने का एरियर, आपका अप्रैल तक का एरियर है। तो कहीं ना कहीं जो स्टाफ आपने बिठा के रखा है कस्टमर केयर एजेंट के तौर पर, उनको भी अच्छा इंटरव्यू लेके थोड़ा क्वालिफाइड स्टाफ बिठाइए, थोड़ा सा खर्चा कीजिए। अगर पैसे बचे हैं तो स्पर्श में लगाइए, स्पर्श का जो सॉफ्टवेयर है उसको अच्छे से डेवलप करने में अच्छे इंजीनियर्स का इस्तेमाल कीजिए। टीसीएस के साथ जो आपका जो करार है उसको थोड़ा सा और इंप्रूव कीजिए, ताकि जो स्पर्श सॉफ्टवेयर है वो पेंशनर्स को परेशान ना करे, पेंशनर्स के हक में काम करे, डाटा का करेक्शन हो। बहुत सारी डाटा में प्रॉब्लम है, ये सच्चाई है, पुराना डाटा है, बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का सर्विस डिटेल्स में प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीजें सही की जा सकती हैं अगर उसमें थोड़ा सा खर्चा किया जाए, अगर सही मैन पावर को इस्तेमाल किया जाए और सॉफ्टवेयर को सही तरीके से सही दिशा में अगर उसको रेक्टिफाई किया जाए अच्छे इंजीनियर्स का इस्तेमाल करके, तो सॉफ्टवेयर स्पर्श जो है अच्छा हो सकता है। तो मेरी गुहार है कि थोड़ा सा खर्चा किया जाए और स्पर्श को सुधारा जाए। चलिए दोस्तों अगली जानकारी की ओर। पेंशनर्स को गोली देता रिकॉर्ड ऑफिस, देखें रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर। पर आप चिंता ना करें, मैं हूं ना सैनिक पाठशाला। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को रिकॉर्ड ऑफिस भी गोली दे सकता है। जी हां, एक तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने बोला एमएसपी नहीं मिलेगा, मैं बोलता हूं मिलेगा, और किस लिए मिलेगा। अब दूसरा वैसा ही ये वाकया है।
चलिए लेटर देखते पहले। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया है। यह लेटर भी एमएससीपी से ही जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ी गुंडुई इस लेटर में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगर आप जागरूक रहेंगे तो फिर आपके पास जो है इस तरीके के जवाब अगर आते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं रिकॉर्ड ऑफिस को। आप यहां पर देख पा रहे हैं जहां रिकॉर्ड ऑफिस बोलता है पेंशनर को, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ सीट रोल ऑफ नायक एस कृष्णमूर्ति इट इज फाउंड दैट यू वर एनरोल इन द आर्मी ऑन 30 अप्रैल 91। ध्यान दीजिएगा 30 अप्रैल 91 को वो भर्ती हुए थे एंड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन 31 अगस्त 2007, यानी कि 31 अगस्त 2007 को वो सर्विस से डिस्चार्ज हुए थे, नौकरी से डिस्चार्ज हुए थे। एंड यू गॉट प्रमोशन ऑफ नायक ऑन 24 अप्रैल 2000, यानी कि 24 अप्रैल 2000 को उनको नायकी का प्रमोशन मिला था। अब जवाब क्या आया रिकॉर्ड से देखिए, while it is mandatory to complete minimum 8 years of after promotion to gain next MSCP grant, so you are not eligible to claim MSCP of हवलदार ग्रेड। यानी कि यहां पर जो 24 अप्रैल 2000 को वो प्रमोट हुए थे नायकी पर, उसके बाद जो है वो रिटायर हुए हैं अगस्त 2007 को, तो उनका 8 साल पूरा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिस वजह से उनको हवलदार का एमएससीपी से मना किया गया। लेकिन यहां पर रिकॉर्ड ऑफिस भी पता नहीं सो गया या क्या हुआ, 30 अप्रैल 1991 को जब पेंशनर भर्ती हुए थे और अगर वो 31 अगस्त 2007 को रिटायर हुए हैं तो उनका सर्विस लेंथ तो वैसे भी 16 साल से ऊपर हो रहा है। तो जब 16 साल से ऊपर उनका सर्विस हो गया है तो नायकी में 8 साल का क्या सवाल होता है। नायकी में अगर 8 साल ना हुआ हो फिर भी उनको 16 साल सर्विस के बेस पर हवलदारी का एमएससीपी लागू है। अब रिकॉर्ड ऑफिस का जो जवाब है ये एक संवेदनहीन जवाब है। तो आप सबने लेटर देखा दोस्तों, उनको एक ही रैंक में 8 साल वाला कंडीशन तो बता दिया गया, लेकिन उनका जो टोटल सर्विस 16 साल था उसके बारे में उस लेटर में कहीं जिक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको भी जागरूक होना है, इसी तरीके से आंख कान नाक खोल के रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपके साथ भी एक गोली वाली हरकत हो सकती है। जिससे आपको बचना है तो आपको सैनिक पाठशाला से जुड़ना है और आपको सही जानकारी के साथ सही कार्रवाई करना है ताकि आपको आपका हक मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।